यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती है। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका खुद का क्या काम है? और वे कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने में यह गलती होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। पहला नियम, किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूँ। इसका बुनियादी कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब्स अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था वे आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं मानता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मेरी संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीजें भी शामिल कर ली। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया था कि मैं किराए से ज्यादा इतना पैसा कमाता था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सांचे में नहीं ढलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल होता है। मैं हर बार सिहर जाता हूँ
जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 है, नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती है। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की नेट वर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं, उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी यह सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्तियों की सूची में लिखने देता है। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया, उसी पल उसका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं, नौकरी से चिपके रहें और हर चीज उधार पर खरीदें। इससे पहले ही उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारी युवा दंपत्ति को देखता हूँ जो विवाह के बाद एक जैसी जीवन शैली में उलझकर रह जाते हैं, जो नौकरी करने के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देती। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वे थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठी करने की सलाह देता हूँ। मेरे संसार में असल संपत्तियां निम्न श्रेणी में आती है। पहला, ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, स्टॉक्स। तीसरा, ब्रांड्स। चौथा, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। पांचवा, नोट्स IOU। छठा, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो वे इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें यह नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण यह है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूँ। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया US, मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल की गहराई में मैं कंपनी वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनियाँ शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूँ। कई बार मैं खुद की कंपनी भी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूँ। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे है भी। लेकिन यदि आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और खेल के नियम जानते हैं, तो जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति यह रहती है कि 1 साल के भीतर उस
उस शेयर से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति यह रहती है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत न चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूँ।